हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, एक बहुत वास्ट पर्सपेक्टिव से। आई होप आप लोगों ने उसका जितनी भी चीजें थी उसके ऊपर सारे आंसर्स दिए होंगे। जैसे कौमी डांस स्टाइल किस चीज से रिलेट कर रहा था, या फिर जो प्रोजेक्ट परी था वो किस चीज से रिलेट कर रहा था, तो ये सारी चीजें। एंड ऐसे ही कुछ हमें रिसेंटली जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पानीपत की तीसरी लड़ाई, दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये आ जाता है कि भाई ऐसा क्या कि भाई अब हम हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे। देखो, खाली हिस्ट्री तो है ही है। रिसेंटली हुआ क्या कि जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या कहा कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसको एज अ मराठा करेज, एज अ सिंबल ऑफ मराठा करेज रिप्रेजेंट करा जाए, ना कि जस्ट अ मेयर डिफीट। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे, ये पूरा ऐतिहासिक घटना हुई। तो खाली ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक बेसिक टेस्ट था इंडिया की यूनिटी का, लीडरशिप का और मिलिट्री स्ट्रेटेजी का। तो उन्होंने, जैसे भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके कहा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो हार के रूप में नहीं, बल्कि मराठाओं का जो साहस है, जो उनका करेज था, उसके जो जो बेसिकली उनका करेज था उसके रूप में याद किया जाना चाहिए। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिक बैकग्राउंड से। अराउंड 20 मिनट का सेशन होगा, लगभग लगभग। हाँ, कैन बी 5 to 10 मिनट्स अप डाउन, बट बेसिकली 20 मिनट्स का सेशन होगा जिसमें हम पूरी बैटल को कवर कर लेंगे। एंड आपके यूपीएससी परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है वो मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी के मिड तक हुआ क्या था कि भाई मुगल एम्पायर था, उसका डिक्लाइन चल रहा था। तो उस टाइम पे जो वो जो पावर वैक्यूम था, रीजनल पावर जैसे कि मराठा, तो इन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस था वो स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर लिया। कहाँ तक? डेक्कन से नॉर्थ तक। डेक्कन से नॉर्थ तक। लेकिन इस पीरियड में हुआ क्या, अफगान के रूलर्स जैसे अहमद शाह अब्दाली ने बहुत सारे इन्वेजन्स किए। ठीक है, उसका मेन मकसद क्या था? लूट करना और नॉर्थ इंडिया में अपना पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल को जमाना। राइट। 1761 में ये जो कॉन्फ्रंटेशन था उनका बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, अहमद शाह अब्दाली का। तो जहां मराठा और अब्दाली के बीच में पानीपत के मैदान में एक डिसिसिव बैटल हुई। कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी पानीपत, तो उन लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी होगी यहाँ पे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे कैसे बैटल हुई, ये चीजें। तो बेसिक सी बात करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं बैटल के डिटेल के बारे में। अभी यूपीएससी के जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड क्रिटिकल पॉइंट है कि भाई यूपीएससी और सीजीएल की अगर हम बात करें तो ये जो बैटल है, ये सबसे ज्यादा रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए क्राइसिस के टाइम पे कैसे एक लीडरशिप रोल परफॉर्म किया जाता है। एथिक्स से अगर इसको रिलेट करें तो हिस्टोरिकल केस स्टडी आ जाती है। और थोड़ा पॉलिटी बैकग्राउंड से अगर इसको हम रिलेट करने की कोशिश करें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था 18th सेंचुरी के टाइम पे, वो कैसे था। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड हमारा मेन मोटिव इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी बैटल बैटल की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो जानते हैं। देखो, लीडर्स कौन, लीडरशिप इन क्राइसिस की बात करी मैंने आपके सामने। ठीक है। लीडरशिप इन क्राइसिस, तो आपको समझ में तो आया होगा बेसिक कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा। देखो, लीडर्स कौन? सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है। ये बेसिकली मराठा आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है। विश्वास राव थे, जो कि पेशवा बाजीराव के पुत्र थे। इब्राहिम खान गर्दी थे, मराठा के जो आर्टिलरी स्पेशलिस्ट थे वो कौन थे? इब्राहिम खां गर्दी। अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन था? उनके साथ था नजीब उद्दौला, शुजाउद्दौला और रोहिला सरदार। अच्छा, जल्दी से जो जिन लोगों ने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी स्टार्ट करी होगी, चाहे वो आपका यूपीएससी पर्सपेक्टिव हो चाहे वो आपका एसएससी पर्सपेक्टिव हो, कमेंट करके बताओ शुजाउद्दौला कौन था।
तो बैटल के अगर हम थोड़ा सा बैटल के बारे में एनालिसिस करें, तो मराठा की जो आर्मी थी वो करीबन करीबन से 45,000 सोल्जर की थी, जबकि अब्दाली की साइड में 60,000 से ज्यादा ट्रूप्स हमें देखने को मिले थे। मराठाओं की कुछ मेजर वीकनेसेस थी उस टाइम पे। ये मेजर वीकनेस जो है हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि सप्लाई चेन उनकी कट हो गई थी, ठीक है। लोकल अलायंसेस जो थे उनके साथ मतलब लोकल अलायंसेस नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। और जहाँ पे ये लड़ाई हो रही थी वो उनके लिए अनफेमिलियर थी। लेकिन इसके बाद भी जो मराठाओं ने करेज दिखाया, जो वीरता दिखाई, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल थी, ठीक है। अराउंड एंड अराउंड, ये अप्रोक्सीमेशन है, देखो हिस्ट्री में कोई एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन जरूर होता है। तो अराउंड एंड अराउंड अगर हम बात करें, टोटल 70,000 सोल्जर्स, 7,000 से ज्यादा सोल्जर शहीद हुए थे। लेकिन लास्ट टाइम तक उन्होंने जो है हार नहीं मानी थी। अब ये तो हो गई सारी बैटल से रिलेटेड कि बैटल में हुआ क्या। अब इस बैटल के बाद, जब ये बैटल हो गई, तो पोस्ट बैटल इम्पैक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं। देखो इस बैटल के तुरंत बाद जो है मराठा एम्पायर बहुत वीक हो गया था, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट अगले 10 सालों के अंदर पेशवा माधव राव के रूल के अंदर मराठा एम्पायर ने फिर से अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रीबिल्ड करी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे उन्होंने, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करा, और फिर से दिल्ली तक अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करा। तो ये जो पानीपत के बाद सर्वाइवल हमें देखने को मिला, ये हमारे यूपीएससी के एथिक्स GS1 के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एथिक्स के लिए कैसे रिलेवेंट है, आप बोगे कि भाई कैसे एक चीजें बिल्कुल खत्म हो गई फिर उसके बाद फिर से दिल्ली तक का इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना कैसे इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद मानते हैं कि इस बैटल से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने को मिलते हैं। जैसे यूनिटी का इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिला, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिला, लीडरशिप का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला प्रेशर के अंदर। तो यही चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब आज के भारत में इसका क्या रेलेवेंस, ठीक है। जो ये पानीपत की बैटल थी, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लेसन से, कुछ हिस्टोरिकल लेसन से, कुछ एथिक्स के पार्ट्स तक ही सीमित नहीं थी। ये हमें आज भी कुछ चीजें याद दिलाता है कि समथिंग कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने पॉलिटी जब पढ़ी होगी, अगर बेसिक एनसीईआरटीज को रेफर करें, तो वहां पे तो एक चैप्टर ही है भाई। छोटी क्लासेस में 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये चीजें देखने को मिली। लीडरशिप बिना ग्राउंड सपोर्ट के वेल हो जाती है, ये एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो ग्राउंड सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और क्राइसिस, जब ये सर्टेन क्राइसिस आ रहे हैं, देखो ये आपके लिए एक वर्ड है कि भाई जो क्राइसिस के दौरान टिक जाए वही बेसिकली फ्यूचर लिखता है। तो देखो कैसे इतने सारे क्राइसिस थे, लेकिन फिर भी दिल्ली तक नेक्स्ट टाइम अगले 10 सालों के अंदर इन्फ्लुएंस स्टेबल गया। तो इम्पोर्टेंट थी तो थी। तो पॉइंट ये है कि पानीपत की जो जो तीसरी लड़ाई थी, ये जो थर्ड बैटल थी, अगर इसको सिर्फ हम हार के देखेंगे, तो बेसिकली जो जो मराठा थे, उनका जो वो साहस था, उनका जो राष्ट्रीय हमारा बेसिक नेशन बिल्डिंग की जो चीजें थी उसमें, तो उन सारी पावर्स को हम अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो ये जो बैटल है, ये एक तरीके के रिमाइंडर है कि जब सारी चीजें फ्रेगमेंट हो जाती हैं और आउटसाइड पावर्स अटैक करने लगती है, लेकिन जब अंदर से वी आर यूनाइटेड, तो पूरे तरीके से हम उन सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं, जैसे कि मराठाओं ने किया। तो ये सारे थे इनका इम्पैक्ट। अब हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इससे रिलेटेड कौन से पॉइंट्स आपके एथिक्स और GS1 से रिलेटेड रिलेटेड था। बैटल थी क्या एग्जैक्टली वो मैंने आपको बताई। तो बेसिकली मराठाओं के बारे में इतनी ज्यादा बात क्यों करी गई इस बैटल के बाद, ये सारी चीजें आपको क्रिएट हो गई कि भाई पानीपत में बेसिकली हार गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है सिर्फ एक डिफीट नहीं है, एक बेसिकली देशभक्ति से, पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड कहानी है। तो ये था पूरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मेजर कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली था क्या इसमें। मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बता देता हूँ कि जो मुग्स का डिक्लाइन हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए जब हम इतना ज्यादा टॉपिक को कवर कर रहे हैं।
तो आई होप कि भाई आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएं ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो मुगल के डिक्लाइन का सबसे पहला रीजन था स्ट्रक्चरल इशूज। ठीक है, जो पीजेंट्स के ऊपर जो वो सारी चीजें आ रही थी, टैक्सेशन से रिलेटेड दबाव, रिवोल्ट देखने को मिले कितने सारे, जैसे सिपाही म्यूटिनी, तो ऐसे काफी सारी चीजें देखने को मिली। और करप्शन तो पीछा ही, वो तो आज भी खत्म नहीं हुआ। तो ये बेसिक सी चीजें थी उनके टाइम पे। और जो ये औरंगजेब के टाइम पे ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, इन सारी चीजों ने सारी चीजों को एलिनेट कर दिया था, जितने भी हिंदूज थे और रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, इन सबको एलिनेट कर दिया था। तो कुछ आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर शायद एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ये फैक्ट्स है ना, आप इनको एक बार साइड में नोट डाउन करते हुए चलें। दो तीन फैक्ट्स बताऊंगा, सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि भाई नादिर शाह कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ईरान में नादिर शाह कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये तो आप बताओगे मुझे। नादिर शाह बहुत ही कह सकते हो कि भाई मिलिट्री जीनियस पर्सन था, जिसने मल्टी पावर्स को पहले से ही डिफीट किया हुआ था। ज, इंडिया में आने से पहले की बात बता रहा हूँ कि जब वो इंडिया में आ रहा था, वो पहले ही उसने बहुत सारी पावरफुल जो पावर्स थी, जो बेसिकली मल्टीपल पावर्स आप कह लो, उनको डिफीट करा था। कंधार को जो है कॉन्कर करने के बाद खाइबर पास, उसने, जिन लोगों को पता है कि भाई मैप लोकेशन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आई होप आप लोग मैप को रेफर कर रहे होंगे। तो जैसे ही उसने खाइबर पास को क्रॉस किया था और मुगल वेसल्स, जितने भी मुगल की स्टेट्स थी, उन पे कंट्रोल करना स्टैब्लिश करा था और फिर दिल्ली की तरफ आया था। तो नादिर शाह के बारे में आप थोड़ा सा जानना। एंड आज के जो बेसिक फैक्ट्स थे वो मैंने आपको, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड सारी चीजें, ये कब हुई थी? 1761 में। डेट याद रखना, ठीक है? डेट याद रखना कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये कब हुई थी? 1761 में, ठीक है? और बेसिकली मराठा इसमें हार गए थे, लेकिन वैसे हारे थे 10 साल के अंदर फिर से एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया था, राइट? तो ये सारी चीजें थी। एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है इस बैटल से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके का किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों कॉन्टेक्स्ट, इसलिए मैं पहले कॉन्टेक्स्ट बता के चलता हूँ कि भाई क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको। महाराष्ट्र के सीएम की वजह से स्टेटमेंट देखने को मिली, ऑटोमेटिकली वहाँ के पीसीएस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, साथ में सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के लिए तो मैंने आपको बताया कैसे एथिक्स के पेपर, पॉलिटी के पेपर और हिस्ट्री के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जब तक सारी चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करें, एंड जस्ट मेक आउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन, जस्ट डू द थिंग। तो मिलते हैं सेशन में। थैंक यू।